Good morning, students. Unfortunately, we must have to take the lecture like this due to lockdown situations. But yeah, this is one of the good initiative taken by our college that we must give our students to the best of our teaching through this online teaching, or we can say that this video conferencing. Students, my name is Deep Shah, and I hope you all are very good in this lockdown situations. You all are very healthy and very good in these situations. So stay healthy, stay safe in your home, and by this objective only we are doing this type of video lecture. Today I give you some information about the subject which is to be introduced newly in the semester 3 of your SY BCom. The name of the subject is taxation. Students, till now you studied a lot of subjects in our commerce, like our base subject is accountancy, statistics, economics, business management, and from the first year BCom you learn branches of management like human resource management, production management, and all. Now onwards, from the SY BCom you learn taxation, which is a new subject for you students. So now I would like to give you some brief note in this lecture about this subject. We are not today start any chapter, but today I give you good introduction of this subject to the best of my knowledge is concerned. In SY BCom English medium, taxation subject has some part from Income Tax Act 1961. Now we start the subject of taxation. Students, taxation subject is covered by Income Tax Act 1961. Please refer this. Taxation subject, taxation is covered by Income Tax Act 1961. You heard this word taxation in your up to this life. So what is the meaning of tax? That first you have to understand. A tax શું છે, क्या है ये टैक्स? फ्रेंड्स, टैक्सेशन वो होता है कि जिससे सरकार चल सकती है। मीन्स तुम लोग सोचो कि सरकार जो ये खर्चे कर रही है, कैसे कैसे खर्चे, लाइक ब्रिज बनाना, अपने जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, उनको पगार देना, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करना, सोशल वेलफेयर के काम करना। तो सरकार को ये सब खर्ची करने के लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं? उसको भी तो सरकार चलानी है। ये पैसे कहाँ से मिलते हैं? तो ये जो पैसे जो होते हैं वो लोगों से कलेक्ट कर, दूसरे और बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे कि देश की सुरक्षा के लिए आर्मी के पीछे जो खर्चा होता है,
लोगों के हेल्थ सिक्योरिटीज़ के लिए, मेडिसिन्स के लिए पीछे जो खर्चे होते हैं, डॉक्टर्स जो सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं दिन रात, लॉकडाउन सिचुएशन मतलब इस कोविड सिचुएशन में आप लोगों ने देखा है कि सरकारी अस्पतालों में कोविड का जो ट्रीटमेंट होता है, जो डॉक्टर्स करते हैं, उनको पैसा कौन देता है? सरकार देती है। तो सरकार के पास ये रुपये आते कहाँ से हैं? तो इसका एक ही आंसर है, टैक्स। वैसे तो सरकार की और भी आमदनी है, आय है, इनकम है, और भी बहुत सारी इनकम है, लेकिन सरकार की जो मुख्य इनकम है, मेन सोर्स ऑफ इनकम इज़ टैक्सेशन इनकम। और मैं आज आपको उसी टैक्सेशन के बारे में थोड़ी ब्रीफ देना चाहता हूँ। तो आपको आई होप कि पता चल गया होगा कि ये सरकार टैक्स हमसे क्यों लेती है। तो कि सरकार चलाने के लिए, सरकार को अपने खर्चे करने के लिए सरकार देश के नागरिकों के पास से पैसा लेती है, जिसको टैक्स के माध्यम में बोला जाता है। भारत देश की अगर मैं बात करूँ तो भारत देश को चलाने के लिए सरकार ने भारत देश के अंदर, भारतीय सरकार ने भारत देश के अंदर दो तरह के टैक्सेशन स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, अमलीकरण में लाया हुआ है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेशन स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। द वन इज डायरेक्ट टैक्सेशन एंड द अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन। फिर से एक बार, द वन इज अ डायरेक्ट टैक्सेशन एंड अनदर इज अ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। हमारे देश में ये दो तरह के टैक्सेशन के स्ट्रक्चर्स है। इसे फिर से एक बार नोट डाउन करिए आप कि इंडिया में दो तरह के टैक्सेशन के स्ट्रक्चर्स है, डायरेक्ट टैक्सेशन स्ट्रक्चर एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन स्ट्रक्चर। अभी हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर हमें मेजर पार्ट में डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में ही पढ़ना है। फिर से एक बार, जो ये सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 में जो आपको टैक्सेशन पढ़ाया जाएगा उसमें सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेशन का मेजर पार्ट है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन हमें पढ़ना है, लेकिन उसका पार्ट बहुत छोटा है। चलो अभी मैं आपको डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ी नॉलेज देता हूँ कि सर ये डायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, the tax which is directly paid by the tax which is directly paid by person, taxpayer we can say that, उसको टेक्निकल इनकम टैक्स के टेक्निकल वर्ड में SEC बोलते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे। SEC ASSESSEE। फिर से ASSESSEE SEC, यानी कि जो पर्सन टैक्स पे करता है उसको टैक्स पेयर बोला जाता है। इनकम टैक्स के टेक्निकल वर्ड में उसको SEC बोला जाता है। ठीक है, ओके। तो द पर्सन और द SEC हु डायरेक्टली मतलब अपनी जेब में से डायरेक्टली सरकार को पैसा पे करता है उसको डायरेक्ट टैक्सेशन बोला जाता है। फिर से एक बार, जो भी इंसान अपनी जेब में से डायरेक्टली सरकार को पैसा पे करता है उसको डायरेक्ट टैक्सेशन बोला जाता है। तो सर इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या हुआ? तो कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आदमी डायरेक्टली सरकार को पैसा पे नहीं करता है। हाँ, पैसा सिटीज़न के जेब में से ही जाता है, पैसा SEC की जेब में से ही जाता है, पैसा टैक्स पेयर के जेब में से ही जाता है, लेकिन वो पैसा पे कोई दूसरा आदमी करता है। अब आप बताओगे सर ये क्या बोल रहे हो? ठीक है, मैं इसको ज़्यादा इलेबोरेट करता हूँ। मतलब कि डायरेक्ट टैक्सेशन मतलब पता चल गया, पहले इतना पता चल गया कि डायरेक्ट टैक्सेशन मतलब क्या, कि जो इंसान खुद जाके सरकार को पैसा पे करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कौन सा टैक्स बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जिसमें पैसा आदमी की जेब से जाता है लेकिन उसको पे कोई और करता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन। चलो मैं तुमको डायरेक्ट टैक्सेशन का एग्जांपल देता हूँ। जो यहाँ पर अगर हम लोग फिजिकली होते हैं तो मैं आपको बोर्ड पे
बताता कि ये सब कैसे होगा, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है। तो आप ज़रा मैं नोट डाउन करते जाना जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ वो सब। ओके, अगर ऐसा हो तो दोबारा ये वीडियो लेक्चर सुनना। ओके, फिर से एक बार बोलो कि डायरेक्ट टैक्सेशन मतलब क्या है कि जो इंसान, जो एससीसी, जो पर्सन, जो सिटीज़न अपनी खुद की जेब में से डायरेक्टली सरकार को पैसा पे करता है उसको डायरेक्ट टैक्सेशन बोला जाता है। और जो इंसान, जो एससीसी, जो पर्सन, जो सिटीज़न ऑफ इंडिया खुद की जेब में से पैसा निकालता है टैक्स भरने के लिए, लेकिन वो पैसा कोई और पे करता है, उसको इनडायरेक्ट टैक्सेशन बोला जाता है। डायरेक्ट टैक्सेशन का एग्जांपल है इनकम टैक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं आयकर। आयकर, इनकम यानी आय, टैक्स यानी कर, गुजरातीમાં જેને કહેવાય આવક વેરો, ठीक है, इनकम टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्सेशन में एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में क्या होता है फ्रेंड्स कि इनकम टैक्स हर एक आदमी, हर एक सिटीज़न जिसको भी इनकम टैक्स पे करना है वो खुद से अपनी जेब में से सरकार में जाके, मतलब सरकारी डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके पैसा पे करता है। अभी ये सब ऑनलाइन हो गया है तो अभी ऑनलाइन पे करते हैं, मतलब खुद से पे करते हैं। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन का एग्जांपल क्या हुआ? इनकम टैक्स। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है तो ज़रा नोट डाउन कर लेना कि भाई डायरेक्ट टैक्सेशन का एग्जांपल क्या हुआ? इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स आदमी अपनी खुद की जेब में से सरकार को पे करता है। आगे तो सर इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि जिसमें पैसा तो सिटीज़न की जेब में से ही जाता है, मतलब नागरिक की जेब में से ही जाता है, लेकिन उसको पे कौन करता है? तो क्या कोई और करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप बाज़ार से कोई वस्तु परचेज करते हो, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने कोई फूड पैकेट परचेज़ किया, या आपने कोई ग्रॉसरी परचेज़ की, या आपने कुछ भी ऐसी चीज़ परचेज़ की कि जिसके ऊपर एमआरपी लिखी हुई है। ध्यान से देखना, एमआरपी के ब्रैकेट में एक और शब्द लिखा होगा, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे कि आपने बाजार से 10 रुपये का वेफर का पैकेट परचेज किया। वेफर की प्राइस है 10 रुपये, उसमें टैक्स आ गया क्योंकि ब्रैकेट में क्या लिखा है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो मतलब आपने शॉपकीपर को कितने रुपए, मतलब जो दुकानदार है उसको कितने रुपए पे किए? 10 रुपये। ये 10 रुपये में शॉपकीपर, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे वेफर का प्राइस 9 रुपया है और 1 रुपया उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, ठीक है, जो मैं आपको बताया वो 1 रुपये इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। तो आप तो टोटल शॉपकीपर को कितना पे करते हो? 10 रुपीज़। मतलब 10 रुपीज़ में 1 रुपया इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। तो अब पैसा आपकी जेब में से गया, लेकिन वो भरना किसको है? शॉपकीपर को भरना है, ठीक है। तो ऐसे टैक्स को बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है। मतलब कि आप बाजार से कोई वस्तु परचेज करते हो, ठीक है, तो उसमें लिखा होता है कि एमआरपी, फिर ब्रैकेट में लिखा होता है कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस दे रहे हो जिसमें टैक्स की अमाउंट भी इंक्लूड है। मतलब पैसा आपकी जेब में से जा रहा है, लेकिन उसको आप जाके सरकार में पे नहीं करने वाले। वो 1 रुपया वो शॉपकीपर खुद जाके सरकार को पे करेगा, मतलब आप पे नहीं करोगे। पैसा आपसे, आपके जेब में से गया, लेकिन भरेगा उसको शॉपकीपर। तो इस टैक्सेशन स्ट्रक्चर को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन स्ट्रक्चर। पता चल गया फ्रेंड्स? ये दोनों बहुत डीप में है, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी के करिकुलम की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मेजर पोर्शन आपका सिर्फ और सिर्फ, मतलब 70 to 80%, 80 to 90% ऑलमोस्ट आप हम लोगों को डायरेक्ट टैक्सेशन ही पढ़ना है। हमको इनडायरेक्ट टैक्सेशन का छोटा सा पार्ट पढ़ना है, शायद वो भी नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा। तो मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आपको इतना पता चल गया होगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है। पैसा हमारी जेब से नहीं जाता है, पैसा हमारी जेब से जाता है, लेकिन उसको पे कोई और करता है। डायरेक्ट टैक्सेशन में क्या होता है? पैसा हमारी जेब से जाता है और हम ही खुद जाके उसको पे करते हैं सरकार में, तो उसको डायरेक्ट टैक्सेशन बोला जाता है। और डायरेक्ट टैक्सेशन का एक ही एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेशन के 1 जुलाई 2017 से पहले बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी। अब सबने इन सब टैक्सेशन के नाम सुने होंगे। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको वैट बोलते थे, सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, ये सारे टैक्स ऐसे कुल मिला के 17 टैक्सेस हुआ करते थे इनडायरेक्ट टैक्सेशन स्ट्रक्चर में।
1 जुलाई 2017 से, जब मोदी जी की गवर्नमेंट चल रही थी और अभी भी चल रही है, तो इन्होंने बहुत बड़ा चेंज किया इनडायरेक्ट टैक्सेशन स्ट्रक्चर में, जो कि 1947 से चल रहा था, उसको 2017 में इन्होंने बदला और ये सारे के सारे 17 टैक्सेस को निस्तो नाबूद कर दिया, मतलब कैंसल कर दिया। और सिर्फ अभी इनडायरेक्ट टैक्सेशन में मेजर टैक्स जो है वो है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। लेकिन इसकी रूपरेखा आपके सिलेबस में पहले चैप्टर में इतनी दी हुई है, तो मुझे आपको बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब से मेरा पूरा फोकस आपके इनकम टैक्स पे ही रहेगा। तो आ जाओ, चलो फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। इंडिया में 2 तरह के टैक्सेशन स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन मतलब क्या कि द टैक्स विच इज़ टू बी पेड बाय अ पर्सन डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट टैक्सेशन। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है, तो कि द टैक्स विच इज़ टू बी पेड बाय पर्सन बट नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब कोई और पे करेगा उसको, ठीक है, हमें किसी और को देना है और वो जाके फिर सरकार को पे करेगा। किसी और को मतलब शॉपकीपर को, ट्रेडर को, बिजनेसमैन को, मैन्युफैक्चरर को, ठीक है, वो जाके सरकार में पे करेगा, क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार ने इन लोगों को बोला है कि नहीं, अभी हम सिटीजन्स के ऊपर इतना बर्डन नहीं दे सकते, तो आप मत पे करो, आप तो मतलब आप सिटीजन्स से कलेक्ट करो और आप हमको पे करो। तो वो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है इनडायरेक्ट टैक्सेशन स्ट्रक्चर। डायरेक्ट टैक्सेशन का एग्जांपल है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का एग्जांपल है फ्रेंड्स GST। अभी के लिए, पहले बहुत सारे थे, एक्साइज, सर्विस टैक्स, कस्टम्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स। अभी आपकी सिलेबस में शायद नहीं होगा तो अच्छा होगा, ठीक है, देखेंगे, क्योंकि हर बार इनकम टैक्स टैक्सेशन की जो बुक है वो चेंज होती रहती है, बजट के ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। ठीक, अभी हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं इसमें। जैसे मैंने आपको बताया कि हमको सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में ही जानना है। अब से इनकम टैक्स की मैं बात करूँ तो कि इनकम टैक्स जो है वो एक लॉ है, वो एक कायदा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये जो लॉ है, ये जो कायदा है, वो 1961 में आया था। 1961 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। इसके लिए पूरे एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब पूरे देश में जो सिटीज़न, जो आदमी जो इंडिया का सिटीज़न है, वो कुछ भी इनकम कमाएगा तो उसको इनकम टैक्स पे करना पड़े, ठीक है। अभी इनकम टैक्स जो पे करना है वो कितने तरह की इनकम्स होती है, तो इनकम टैक्स एक्ट में 5 तरह की इनकम को डिफाइन किया गया है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स एक्ट में 5 तरह की इनकम को डिफाइन किया गया है। अब नोट डाउन कीजिएगा इन सारी चीज़ों को। कौन से 5 तरह, मतलब कि भारत में ऐसा माना जाता है कि कोई भी आदमी इन 5 तरह से इनकम अर्न कर सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकती, जो मैं आपको बताता हूँ एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट 1960। पहली इनकम होती है, मतलब किसी भी सिटीज़न 5 तरह की इनकम होती है, जिसको 5 हेड्स ऑफ इनकम टैक्स बोला जाता है। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब कोई भी आदमी का सैलरी इनकम हो सकता है, ठीक है, ओके। वो जॉब करता है तो जॉब में उसको सैलरी मिलती है, पगार मिलता है, तो वो पगार की इनकम उसकी होती है, तो वो पगार की इनकम के ऊपर उसको टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है। दूसरी इनकम होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ये क्या है, तो कि जिस पर्सन ने अपना घर भाड़े पे दिया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है, तो उसको रेंट की इनकम होगी, भाड़े की इनकम होगी, ठीक है। तो वो रेंटल इनकम वो इस हेड के अंदर उसको टैक्सेबल होगी, जिसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 2 तरह की इनकम के बारे में मैंने आपको बताया। पहली इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो पगार से इनकम अर्न करता है उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है,
जो जिसकी इनकम रेंट से आती है, मतलब जिसने अपना घर रेंट पे किराए पे दिया हुआ है और उसको किराया मिलता है, रेंट मिलता है, तो वो उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। थर्ड, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ये नया टॉपिक है जिसके बारे में शायद आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा, तो मैं थोड़ा उसके रिलेटेड आपको समझा देता हूँ। आपकी कोई कैपिटल असेट है, दो तरह की असेट्स होती है, कैपिटल असेट्स एंड रेवेन्यू असेट्स एज पर अकाउंट्स, ठीक है। तो आपकी जो कैपिटल असेट है, मतलब कि आपकी जो असेट्स है जो आप बैलेंस शीट में दिखाते हो, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, प्लांट एंड मशीनरी, अगर ये सब आप बेचते हो, अगर ये सारी असेट्स आप, मतलब इसमें से कोई या सारी असेट्स आप बेचते हो तो आपको मुनाफा होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग परचेस की थी, मान लो 2001 में 10 लाख रुपए में, और आज 2020 में अगर आप बेचने जाओगे तो मान लो उस बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख में जो परचेस की थी, आज उसकी वैल्यू करीब 70-80 लाख है, तो आपको 80 लाख माइनस 10 लाख 70 लैक्स का फ़ायदा हुआ। आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो 70 लैक्स आपकी इनकम हुई, तो उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। गेन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, GAIN। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट की इनकम के ऊपर आपको टैक्स भरना होता है कैपिटल गेन हेड के अंदर। चौथा हेड आपका आता है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। फिर से, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, अभी आप लोगों को मालूम है कि लोग धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं। बिजनेस एंड प्रोफेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। जो माल बेचता है वो उसको बिजनेस बोलते हैं, और जो सर्विस बेचता है उसको प्रोफेशनल पर्सन बोलते हैं। जैसे डॉक्टर धंधा नहीं करता है, वो प्रोफेशनल सर्विस देता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट धंधा नहीं करता है, प्रोफेशन में आता है। और कोई अनाज करियाने वाला है, तो मतलब ग्रॉसरी शॉप है, तो वो बिज़नेस करता है। कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वो बिज़नेस करता है, ठीक है। मतलब कि डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स, ये लोग सर्विस प्रोवाइडर, टीचर्स, प्रोफेसर्स, ये लोग सर्विस प्रोवाइडर से, ये कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। तो हाँ, ये लोग जो धंधा या प्रोफेशन करते हैं उसमें इनको जो मुनाफा होता है, उसमें इनको जो फ़ायदा होता है, उसके ऊपर भी इनको टैक्स भरना पड़ता है। मतलब ये तो बहुत बड़ी सरकार की आवक है। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में से सरकार को बहुत फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग धंधा करते हैं, ठीक है। तो ये चौथा हेड हुआ इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एंड फिफ्थ नंबर का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब जो इनकम इन चारों हेड में नहीं आती है। मतलब देखो कितनी अच्छी सोच इन्होंने ढूंढी। उन्होंने पहले क्या बोला था कि 5 से बाहर एक भी इनकम नहीं होगी, तो मतलब 4 दे दी, और 5वें में क्या बोला कि चलो ये जो भी इनकम इन 4 में नहीं होगी वो कौन से हेड में जाएगी? 5वें हेड में। आप सोचो कौन कौन सी इनकम है ऐसी, जैसे कि एफडी के इंटरेस्ट की इनकम, ठीक है, सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की इनकम, ठीक है, या मेरे शेयर परचेस किए उसके ऊपर मुझे डिविडेंड मिलता है उसकी इनकम, ठीक है। तो ये सारी जो इनकम्स है, मतलब कि जो ये आगे वाले 4 हेड में नहीं आती है, सैलरी में नहीं आती है, मतलब जो जिसका इनकम सैलरी से नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी से नहीं है, कैपिटल गेन से नहीं है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से नहीं है, तो इसकी इनकम कौन से हेड में जाएगी स्टूडेंट्स? 5वें हेड में, जिसको बोला जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से कोई भी इंडिया का सिटीजन है वो ये 5 तरह से इनकम अर्न कर सकता है। पहला, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा, मतलब हाउस प्रॉपर्टी मतलब जिसने अपना घर भाड़े पे दिया हो उसको किराया मिलता हो। तीसरा, कैपिटल गेन, मतलब जिसने अपनी असेट सेल की हो, तो सेल माइनस परचेज जो भी डिफरेंस आता है, मतलब जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर उसको टैक्स भरना होता है, ठीक है। चौथा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब कि उसको अपने धंधे में से जो भी फ़ायदा होता है या प्रोफेशन में से जो भी फ़ायदा होता है। धंधा प्रोफेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया। तो धंधे और प्रोफेशन में से जो इनकम होती है उसके ऊपर उसको टैक्स भरना पड़ता है। और जो चारों में से एक भी में नहीं आता है वो कहाँ पे जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको इनकम टैक्स यानी कि टैक्सेशन के बारे में थोड़ा बहुत, हाँ एक और चीज़ मुझे आपको बतानी रहेगी कि आपके सिलेबस में इन 5 हेड में से कितने हेड है।
तो आपको इस सेमेस्टर के अंदर 2 ही हेड पढ़ने हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये 2 ही हेड आपको पढ़ने हैं। इनकम, फिर से एक बार, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको लेक्चर में पता चला होगा इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं नीचे, जब भी ये लेक्चर अपलोड होगा या आपको मिलेगा तब। एक और बात बताना चाहता हूँ कि भारत में जो टैक्सेशन का जो डिपार्टमेंट, मतलब जो होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और जो डायरेक्ट टैक्सेशन में है, जो जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला जाता है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके अंडर में आता है? वित्त मंत्रालय के अंडर में आता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस इंग्लिश में जिसको बोला जाता है। ठीक है, भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है, उसके अंडर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है। ठीक है, तो मैं आपसे एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछता हूँ, आप सभी को मुझे उसका आंसर देना है। ठीक है, अभी प्रेजेंटली भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्रालय कौन है? ठीक है, जिनके अंडर में ये पूरा डिपार्टमेंट आता है, आपको मुझे उसका आंसर देना है कि हु इज़ द, ये आपके लिए होमवर्क सा रहेगा कि हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के करंटली वित्त मंत्रालय कौन है? ભારતના અત્યારના નાણામંત્રી કોણ છે? आप लोगों को मुझे उसका आंसर देना है। ठीक है, एट द लास्ट आई होप यू एन्जॉय द वीडियो, यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ refer the video and refer these income tax provisions. Stay safe, stay healthy and stay at home. ठीक है, कोविड के सिचुएशन की वजह से बाहर मत निकलना, बस ये मुझे आपको एक मैसेज भी देना था लास्ट में। ठीक है, आई होप यू ऑल आर गुड, हेल्दी and prosperous. Thank you so much.